This is chapter number 2 of our history book. The topic is socialism in Europe and the Russian Revolution. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे बिगिनिंग हुआ और रशियन रेवोल्यूशन क्या हुआ, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ थी, ये सब। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ द एज ऑफ सोशल चेंज। तो कहा जा रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थे जो फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज़ निकले थे वो अब यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंच रहे थे। वो दे वर सर्कुलेटिंग इन नियरबाई कंट्रीज। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन अ वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक पॉसिबिलिटी को ओपन किया कि आप सोसाइटी को बदल सकते हैं, ड्रामेटिक वे में चेंज कर सकते हैं। जो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी उसको बिल्कुल लोगों ने बदल दिया और वहाँ पे इक्वल राइट्स के बारे में, इक्वल फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी बातें रेवोल्यूशन के बाद बदलने लगी। सो एज यू हैव रेड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। तो 18th सेंचुरीज में सोसाइटी इक्वल नहीं थी, हर कोई वहाँ पे इक्वल नहीं था। सो दे वर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक स्टेट्स एंड ऑर्डर, एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी मतलब किंग एंड द प्रिंसेस एंड द चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमीज एंड सोशल पावर। सारी चीज़ें, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो किंग है, किंग के आसपास रहने वाले लोग या चर्च के कंट्रोल में ही रहता था सारा इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। रेवोल्यूशन के बाद इसको चेंज करना पॉसिबिलिटी लोगों को दिखने लगी। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस। अब इसी के साथ साथ उसी समय यूरोप और एशिया के देशों में ये नए आइडियाज़ जो इक्वालिटी के थे, फ्रेटर्निटी के थे, इक्वल राइट्स के थे और इंडिविजुअल राइट्स के बारे में अब लोगों के बीच में डिस्कस होना शुरू हो गए। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो टॉक्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दो लोगों ने भारत में फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में चर्चा इंडिया में शुरू करी। एंड मनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी, मतलब रेवोल्यूशंस के बाद के यूरोप के बारे में डिस्कस होने लगा। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न्स रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। जो कॉलोनीज थे, जो देश, जो बड़ी रिच कंट्री थी, वो छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बना लेती थी, कॉलोनीज बना लेती थी, जिसको हम कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ये सारी पॉलिसी धीरे धीरे बदलाव, चेंज में आने लगी। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यूरोप में हर कोई पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था। जो इस तरीके का ट्रायंगल था, इसको इस तरीके से नहीं बदल देना चाहते थे। तो कुछ लोग उसके फेवर में थे, कुछ लोग फेवर में नहीं भी थे। तो रिस्पॉन्सेज जो थे लोगों के अलग से अलग रहे। चेंजेस वाज नेसेसरी। सबको ये लगता था कि चेंज ज़रूरी है, लेकिन वो चेंज किस तरीके से हो, बहुत ही सडन हो या ग्रेजुअल हो, मतलब स्लो हो। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव्स क्या थे। कंजर्वेटिव्स वो थे जो चाहते थे कि चेंज हो, बट द चेंज शुड बी ग्रेजुअल, मतलब स्लो चेंज होना चाहिए और अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अदर पीपल वर्स लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल्स को हम बोलते हैं उदारवादी, रेडिकल्स को बोलते हैं आमूल परिवर्तनवादी भी। सो व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। आगे चैप्टर में हम 19th सेंचुरीज में जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, किस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन थी वहाँ पे देशों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन यूरोप एंड पर्टिकुलरली इन रशिया, सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, कैसे कैसे बदलाव हुआ। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट, कौन कौन से ऐसे मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हुए, जैसे आगे हम ब्लडी संडे के बारे में पढ़ेंगे, जिसने इसको बदलने में लोगों की हेल्प भी करी, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का। तो इसमें हम रशिया में रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ एंड हाउ इट बिकम अ बिगिनिंग पॉइंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म रशिया से शुरू हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो 1.1 में हम बेसिकली इनके बीच में डिफरेंसेस पता करेंगे कि व्हाट वर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो पहले पढ़ते हैं लिबरल्स के बारे में। सो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड टू चेंज द
सोसाइटी। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, ये चाहते थे कि हर रिलीजन का आप टॉलरेट करो, हर रिलीजन के लोगों को आप एक जैसा मानो, ऐसा ना हो कि एक रिलीजन के लोगों को ज़्यादा फेवर मिले और दूसरे रिलीजन के लेबर को नहीं। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन टू अनदर। अभी तक रेवोल्यूशन होने से पहले एक रिलीजन को ही ज़्यादा फेवर किया जाता था। ऑल्दो फ्रांस में या यूरोप में ज़्यादातर देश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग डिविजन्स थे। कुछ जैसे ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर है, मतलब राजा का बेटा राजा, किंग का फैमिली से ही कोई नेक्स्ट किंग बनेगा, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक रूल्स, और उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर होती है। तो लिबरल्स वर अगेंस्ट दिस अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, मतलब राजा के पास सारी शक्तियाँ या सारे पावर्स नहीं होने चाहिए। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो लोगों के कुछ पर्सनल राइट्स हैं वो सरकार के द्वारा बदले ना जा सके, वो हमेशा अनचेंज रहे। कुछ लोगों के राइट्स हैं, पर्सनल राइट्स हैं, वो सरकार कभी भी ना बदल पाए, इसके बारे में लिबरल्स चाहते थे। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसा ना हो कि एक फैमिली के मेंबर को ही हमने सारी पावर्स दे दी। ग्रुप में से किसी को चुना जाए। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इलेक्टेड मतलब चुनाव हो, प्रॉपर चुनाव हो जिसमें अलग अलग कैंडिडेट खड़े हों और जनता उनमें से किसी एक व्यक्ति को अपने हिसाब से चुने। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय ए वेल ट्रेंड जुडिशरी, मतलब एक जुडिशरी भी हो लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए कि क्या ये लोगों के हक में है या नहीं, उसके लिए एक वेल ट्रेंड जुडिशरी भी होनी चाहिए। दैट वॉज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के फेवर में या किसी के प्रेशर में आके वो लोग काम ना करें। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब डेमोक्रेट्स एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल था जो चाहता था कि सभी लोगों के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो, तो वो लिबरल्स नहीं होगा, उसको हम डेमोक्रेट्स बोलेंगे, जो सभी को वोट देने का, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार हो। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट, लिबरल्स यहाँ लिबरल की बात कर रही है, दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव द वोट। लिबरल्स चाहते थे कि वो पुरुष, ओनली मैन विथ प्रॉपर्टी शुड हैव द राइट टू वोट, केवल जो आदमी के पास पैसा हो, धन दौलत हो, सिर्फ वो ही वोट करे। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू वोट फॉर वुमेन, वो लोगों औरतों को भी वोट ना डालने के लिए चाहते थे। जबकि डेमोक्रेट्स के लिए सभी लोग इक्वल थे, औरत, आदमी और एक 18-20 साल की उम्र का लड़का लड़की भी वोट दे सकते हैं। सो इन कंट्रास्ट अब हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country population. Radicals चाहते थे कि एक देश में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से चुना जाए व्यक्ति को। यहाँ पे जो बोला गया है कि रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे हर ग्रुप का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो, अलग अलग धर्म का एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन रेडिकल्स ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे देश में इलेक्शन हो और वहाँ से कोई भी चुन के आ सकता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, सभी लोगों को चुनने का अधिकार भी यहाँ पर होगा। मैंने सपोर्टेड वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट। सफ्रेजेट मूवमेंट मतलब औरतों को मत अधिकार, औरत को अधिकार देने वाला एक मूवमेंट, एक मूवमेंट कहें जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तो उसको बोलते हैं आंदोलन। एक तरीके से कि महिलाओं के अधिकारों का जो एक आंदोलन चलता था, रेडिकल्स उसको सपोर्ट करते थे। अनलाइक लिबरल्स, मतलब लिबरल्स की तरह ना होके, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। लिबरल्स जो थे, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो ग्रेट लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स के जो प्रिविलेज,
प्रिविलेज होते हैं कुछ स्पेशल राइट्स जो किसी को मिलते हैं, फैक्ट्री ओनर को मिल रहे हैं या कोई बड़ा जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनको मिल रहे हैं। तो रेडिकल्स उसके खिलाफ थे कि किसी के पास भी कोई प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू। वो पूरी तरीके से जो निजी संपत्ति है, जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास ही कंट्रोल हो। कुछ देश में लोग हो जाएं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पुअर। तो वो इस कंसंट्रेशन के खिलाफ थे। कौन? रेडिकल्स। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब ये कंजर्वेटिव जो थे, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी, वो लिबरल्स के भी खिलाफ थे एंड रेडिकल्स के भी खिलाफ थे। क्यों? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैव ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर द चेंज। कंजर्वेटिव्स भी चाहते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि थोड़ा सा बदलाव हो। अब लेकिन ये बदलाव कैसा हो, वो चाहते थे कि बहुत ही स्लो हो। जनरली तो वो इस चेंज के ही खिलाफ थे, बट 19th सेंचुरी आते आते उन्होंने मान लिया कि सम चेंज वाज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जो आगे होना ही होगा, मतलब जिसको आप बदल नहीं सकते। सम चेंज वाज इनएविटेबल, वो मान गए कि बदलाव बहुत ज़रूरी है, बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, कि पुरानी जो परंपराएं हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। दे वांटेड कि चेंज हो लेकिन थ्रू अ स्लो प्रोसेस। कौन? कंजर्वेटिव्स। तो यही सारे आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद क्लैश करने लगे। अलग अलग तरह के लोगों के ग्रुप बने, क्लब्स बने, कुछ कंजर्वेटिव्स का ग्रुप बना, कुछ रेडिकल्स का ग्रुप बना। तो अलग अलग लोगों के ग्रुप बने और इन्होंने देखा, आपस में बातें वगैरह हुई कि कैसे रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं उसको हम देश की सोसाइटी बदलने में, सोसाइटल चेंज लाने में कैसे। इसी में पढ़ेंगे कि क्या क्या लोगों की लिमिट्स थी और क्या क्या पोटेंशियल था इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ का। अगला आता है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यूरोप में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ 16 सेंचुरीज के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम अब आपका मशीनों से होने लगा। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी या सोशल चेंज। अब दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम, एक नया समय आने वाला था। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, मतलब समाज में और इकोनॉमी, एक आर्थिक जो एक्टिविटी होती थी या इकोनॉमी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप, नई नई सिटीज़ बनी एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब है किसी एक जगह पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का इकट्ठा हो जाना। जैसे इंडिया में जमशेदपुर है तो वो स्टील की फैक्ट्रियाँ वहाँ पे बहुत सारी हैं। सूरत का आपने नाम सुना होगा, सूरत में आपको कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। अभी गुड़गांव या बेंगलोर का आप नाम सुनते हैं तो वहाँ पर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। रेलवे भी काफ़ी एक्सपेंड हुआ क्योंकि इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए रेलवे सबसे ज़्यादा बेहतर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। और ऐसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में भी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ कि सभी लोग काम कर रहे थे, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्री। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। जो काम करने की शिफ्ट थी काफ़ी लंबी थी और हमेशा जो उनको सैलरी मिलती थी, वेज, वो भी काफ़ी कम था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, बेरोजगारी, लोगों को काम ना मिलने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। जब मशीनों से बना हुआ सामान की डिमांड बहुत कम हो जाती थी तो बिकना बंद हो जाएगा, तो फैक्ट्री में काम भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो धीरे धीरे वहाँ से लोगों की नौकरियाँ जाने लगी, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। हाउसिंग एंड सैनिटेशन, मतलब उनकी रहने की व्यवस्था, और सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई, वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर्स ग्रोइंग रैपिडली। टाउन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, धीरे धीरे लोग खेती वाला काम छोड़ के इंडस्ट्री में
हिस्सा ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे सैलरी खेती के मुकाबले बेहतर थी। लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन ऑफ दीज इशूज, दोनों लोगों ने, सभी लोगों ने इस सारी प्रॉब्लम्स जो हम नई सिटीज़ के डेवलपमेंट से आ रही थी इसके बारे में सोचना शुरू किया। ये एक आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरीज एज सीन बाय द कंटेम्प्रेरी, एक ही घर में बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी क्रैम्ड अप सिचुएशन है, ये आपका लंदन है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रीज, सरकारी कोई भी फैक्ट्री नहीं थी, सारी फैक्ट्री किसी न किसी प्राइवेट आदमी या औरत के कंट्रोल में थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी कई बार इस प्रॉपर्टी के ओनर थे, इनमें से बहुत सारे लोग जो वेल्दी लोग थे वो भी इसके ओनर थे और कई बार एम्प्लॉयर भी थे, मतलब लोगों को काम देते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, मतलब उन्होंने इसी काम से, इसी इंडस्ट्रियल तरीके से और ट्रेड करके अपना काफ़ी ज़्यादा धन को बनाया। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, वो चाहते थे कि जो ये जो तरीका है इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों को काम करवाना, इसको इनकरेज करना चाहिए। एंड इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ वर्क प्लेस इन द इकॉनमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, वे चाहते थे कि इसका काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आपका जो काम करने वाला व्यक्ति हो हेल्दी हो और एजुकेटेड हो, तो इससे दोनों का फ़ायदा होगा। और बाद में जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। अपोज्ड टू द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लेबर। अब ये जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है, मतलब पुराना किंग क्वीन और उसके आसपास रहने वाले लोग, जो सिर्फ प्रिविलेज पे चलता था, मतलब उन्हीं के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते थे, ये उसके खिलाफ थे। कौन? ये फैक्ट्री ओनर्स, जो लिबरल्स भी थे और सम वर रेडिकल्स। वे चाहते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट, किसी व्यक्ति का जो इंडिविजुअल एफर्ट है कि उसने पढ़ाई लिखाई कितनी करी, लेबर कितना कर रहा है, वो इंटरप्राइज मतलब कितना स्किल यूज़ कर रहा है, इसको वैल्यू करना चाहिए रादर देन कि वो किस बड़ी फैमिली में पैदा हुआ है। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, वो चाहते थे अगर किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल को हम इंश्योर करें, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन मतलब रोकना किसी को। उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को हम आज़ादी दे दें और उसको बिना किसी रुकावट काम करने दें, तो दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड डेवलप, कि सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड मतलब उनके साथ लग जाना, मिल जाना, इन्हीं लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों के साथ ग्रुप बना के अर्ली 19th सेंचुरीज में इस बातों को लेके आगे आंदोलन शुरू किए उन लोगों ने, जो भी इनके लोगों से, इनके विचारों से सहमत थे, जो इनके आइडियाज़ के साथ एग्री करते थे, वो लोग इनके साथ मिलके ग्रुप बनाने लगे। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप। कुछ नेशनलिस्ट मतलब जो नेशंस का सपोर्ट करते हैं, लिबरल्स रेडिकल की चाहते थे कि रेवोल्यूशंस के बाद जिस तरीके की सरकार यूरोप में इस्टेब्लिश हुई वो बंद हो जाए। जैसे इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, दे बिकेम रेवोल्यूशनरी एंड वर्कड टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क। वो जो वहाँ की करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी या जो राजा, मोनार्क मतलब किंग का रूल, एक एरिस्टोक्रेसी, तो उन्होंने रेवोल्यूशंस स्टार्ट करी और यहाँ के राजाओं को वहाँ से उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो मतलब हटा दिया। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस, जो राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि हम रेवोल्यूशन के बाद नेशंस बनाएंगे जहाँ पे ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। ये नेशनलिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था कि ऑल सिटीजन्स शुड हैव द इक्वल राइट्स। इन 1850 गिसेप्पे मैज़िनी, जो इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलके इस नेशनलिज्म का जो आइडिया है, एक राष्ट्रवाद का जो आइडिया है, उसको इटली में इस्टेब्लिश कर दिया। इंडिया में भी लोगों ने इसके बारे में काफ़ी लिखा है और पढ़ा है।
अब अगला टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, इससे पहले हम जानेंगे कि सोशलिज्म होता क्या है। तो ये एक बहुत ही फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड व सोशलिज्म। ये काफ़ी एक नया आइडिया था और एक काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला आइडिया भी था कि सोसाइटी को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मतलब मिड 19th सेंचुरी का मतलब है 1850। सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। काफ़ी लोगों को इसका अटेंशन मिला। सोशलिज्म में काफ़ी सारा काम हो चुका था, इसके बारे में काफ़ी लोग जानने लगे थे। अब सोशलिस्ट होते गए इस लाइन में। फर्स्ट दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो किसी भी निजी संपत्ति के खिलाफ थे, किसी के पास भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल इविल्स ऑफ द टाइम। ये बोलते थे कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो समाज में जितने भी बुराइयां हैं उसका कारण है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोप्राइटेड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन। ये बोल रहे हैं कि जिसके पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए, फ़ायदे के लिए सोचता है। प्रोप्राइटेड मतलब जो जिसका ओनर है, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। इस लाइन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है और ये नहीं सोच रहा कि इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव, मतलब इस काम को या इस फैक्ट्री को आगे चलाने के लिए, उस फैक्ट्री में प्रॉफिट बना रहा है जो व्यक्ति, उसके लिए कुछ भी फ़ायदे यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो इफ़ सोसाइटी एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी में सिर्फ एक इंसान के कंट्रोल होने वाली जो प्रॉपर्टी है उससे हटाकर अटेंशन हम दे दें कि लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट को, कि 50-100 लोग, 2 लाख या हज़ारों लोग मिलके का कुछ एक सोशल इंटरेस्ट हो, तब हम उसमें सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। इसी के लिए उन्होंने कैंपेन किया, मतलब धरना प्रदर्शन किया, सरकार से गुहारें लगाई, अलग अलग तरीके से ट्राई किया कि ये आइडिया सरकार तक पहुँचे। अब हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। बिना प्रॉपर्टी के कोई सोसाइटी कैसे ऑपरेट करेगी, इसके बारे में आंसर हम आगे में देखेंगे। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। जो एक सोशलिस्ट सोसाइटी हम बनाने का सोच रहे हैं उसका आधार क्या होना चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए, किस आधार पर हम कहेंगे कि कोई देश एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो जितने भी सोशलिस्ट लोग आइडिया थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, सबके थोड़े से अलग अलग विजन थे फ्यूचर के बारे में। कुछ लोगों कोऑपरेटिव में विश्वास रखते थे, जैसे एक फिलोसोफर है रॉबर्ट ओवन, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं, सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब सारे लोग मिलके एक साथ काम करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट को सब में बांटा जाता है। इन्होंने एक न्यू हार्मनी करके यूएसए में एक कोऑपरेटिव खोला एक छोटे लेवल पे। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन ए वाइड स्केल। बाकी सोशलिस्ट लोग जो थे उन्होंने सोचा कि कोऑपरेटिव एक बड़े देश में बनाना पॉसिबल नहीं है जब तक किसी अकेले के बस की बात नहीं है। इंडिविजुअल इनिशिएटिव मतलब किसी एक व्यक्ति के इनिशिएटिव से पूरे देश को कोऑपरेटिव बनाना पॉसिबल नहीं है। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट, जो सरकार है, शुड इनकरेज कोऑपरेटिव। सरकार को इस कोऑपरेटिव बनाने में लोगों की मदद करनी चाहिए और उसके इनकरेज करना चाहिए। इन फ्रांस, अब फ्रांस में हुआ, लुई ब्लांक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises। लुई ब्लांक ने ये आइडिया फ्रेंच गवर्नमेंट को दिया कि आप कैपिटलिस्ट मतलब जिसमें एक प्राइवेट ओनर होगा और वही सारा प्रॉफिट रखेगा। जैसा कि आजकल सिचुएशन है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है या गूगल है, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होता है किसी एक व्यक्ति के पास जाता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाता है। जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं सभी को प्रॉफिट बराबर नहीं मिलता। तो उन्होंने
लुई ब्लांक ने फ्रांस में बोला कि कोऑपरेटिव बनाने चाहिए। दीज कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड टुगेदर। ये ग्रुप होगा लोगों का, एसोसिएशन ऑफ पीपल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में मिलके गुड्स बनाएंगे, मतलब सामान बनाएंगे, गुड्स टुगेदर, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। और जितना भी प्रॉफिट होगा वो अपने किए गए काम के अकॉर्डिंग आपस में डिवाइड कर लेंगे। एक और आइडिया है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये जर्मन है, इन्होंने भी कुछ आइडिया दिया। कार्ल मार्क्स ने बोला दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब किसी एक दो व्यक्ति का वो फैक्ट्री होगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजदूर काम करेंगे लेकिन सारा प्रॉफिट किसी एक व्यक्ति की जेब में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट। सो कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फैक्ट्री। अब उस फैक्ट्री में जितना भी पैसा लगाया है वो किसी एक व्यक्ति ने लगाया है, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। लेकिन प्रॉफिट बहुत सारे वर्कर मिल के बना रहे हैं। द कंडीशंस ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड इन प्राइवेट कैपिटलिस्ट। मार्क्स बोल रहे हैं कि कंडीशन ऑफ वर्कर, जो वर्कर की रहने की व्यवस्था है, काम करने की व्यवस्था है, कितने पैसा मिल रहा है, कितने घंटे काम करना पड़ा है, ये जो सिचुएशन है जब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक जो प्रॉफिट है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक्यूमुलेट होगा, मतलब कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट, प्राइवेट ओनर्स। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। इन वर्कर्स को आपस में पहले तो एकजुट होना पड़ेगा और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को हटाना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स का मानना था कि अपने आप को इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस दुर्दशा से बचाने के लिए वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। वर्कर्स को मिल के एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे ऑल द प्रॉपर्टीज वर सोशली कंट्रोल, जहाँ पे हर कोई वस्तु, हर कोई चीज़ सोशली कंट्रोल होगा, मतलब लोगों का ही कंट्रोल होगा, किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसी को इन्होंने बोला कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिज्म। उनका मानना था कि वर्कर्स लोग ही जीतेंगे इस कैपिटलिस्ट के खिलाफ की लड़ाई में, पूंजीवाद के खिलाफ की लड़ाई में। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द पीपल। उनके अकॉर्डिंग टू मार्क्स एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ही नेचुरल फ्यूचर है किसी भी सोसाइटी का। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म बाय द 1870s, मतलब 1870 आते आते सोशलिस्ट आइडिया यूरोप में अच्छी तरीके से फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, मतलब जो भी एफर्ट अलग अलग देशों में चल रहे थे सोशलिज्म को लाने के लिए, सोशलिस्ट लोगों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक इंटरनेशनल बॉडी, जिसको बोला गया सेकंड इंटरनेशनल। ये वो लोग थे जिनका आइडिया सोशलिस्ट चेंज लाने का था। अब वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स लोगों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया, किस लिए? बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर रहने की व्यवस्था और वर्किंग कंडीशन, काम करने का पास उनका पास अच्छा सिचुएशन हो। दे सेट अप फंड्स to help member in time of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote। उन्होंने एक फंड लिया, एक पैसे इकट्ठे किए थोड़े, जब भी किसी मेंबर को कोई दिक्कत होती तो वो इस फंड से उस पैसे को यूज़ करते थे, उनकी हेल्प करते थे। इन्होंने मांग भी करी कि जो वर्किंग आवर हैं, जो 15-15 घंटे या 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है उन्हें फैक्ट्री में, काफ़ी मुश्किल वाली फैक्ट्री में जहाँ पे धुआं ज़्यादा है, सैनिटेशन नहीं है, सफाई नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और एक राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड करी इन जर्मनी एंड इंग्लैंड। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी की में एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इन सोशलिस्ट लोगों ने उसके साथ मिलकर काम किया और उसे पार्लियामेंट में सीट जिताने में भी मदद करी।
बाय 1905 35 साल बाद सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनिट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में लेबर पार्टी है जिनमें सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं वो आपस में ग्रुप बनाते हैं, जो हमें एसोसिएशन की बात ये कर रहे हैं, इन्हीं को बोला गया है ट्रेड यूनियन। इन्होंने पार्टी बनाई, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। हाउएवर टिल 1940 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट लोग जो थे उनकी पार्टी की सरकार यूरोप में नहीं बनी, कहीं भी नहीं बनी। मतलब वो सरकार बनाने में हिस्सा तो थे लेकिन उनकी खुद की सरकार अपने खुद के बलबूते पर नहीं बनी। रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन। इन लोगों की जो आइडियाज़ थे वो सरकार के जो कानून थे, लेजिस्लेशन मतलब कानून, उसको हेल्प तो करते थे, उसमें उनका कोई ना कोई आइडिया आता था, बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय द कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। मतलब कुछ कुछ बातों में उनके आइडियाज़ को माना जाता था लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल अभी भी कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स का था।